गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने कल नंबर्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, तो आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमने जो पहले सारे जो रूल्स देख चुके थे तो वो आपको समझ में आ गए होंगे, आपने रिपीट किए होंगे। तो आज हम नेक्स्ट जो आगे जो सारे रूल्स आने वाले हैं नंबर्स को, वो हम अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा कल हम 4 रूल्स देख चुके थे, आज हमारा रूल नंबर 5 देखते हैं। लेट्स सी, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई होता है तो उसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं। उसके लास्ट में हमको वी ई एस ऐड करना होता है। फिर से देखिए, अगर किसी वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई होता है, उसके लास्ट लेटर एफ या एफ ई होते हैं, तो हम उसका प्लूरल बनाने के लिए वी ई एस यूज़ करते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं। WIFE रूल के अकॉर्डिंग इसमें एफ या एफ ई, तो एफ ई वर्ड आ रहा है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसको रिमूव करके, एफ को रिमूव करके WIVES, इसका VES, एफ या एफ ई को हम रिमूव कर देंगे और उसके प्लेस पे VES ऐड करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, LEAF लीफ। जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग इसके लास्ट में एफ आ रहा है, तो हम इस एफ को रिमूव करके इस एफ के प्लेस पे VES ऐड करके इसका प्लूरल बनाएंगे, लीव्स। नेक्स्ट वन THIEF थीफ। थीफ के एफ को रिमूव करके और उसके प्लेस पे हम VES ऐड करके इसका प्लूरल बनाएंगे, थीव, और इसका प्लूरल बनेगा थीव्स। नेक्स्ट वन SHELF शेल्फ। शेल्फ का एस रिमूव करके हम इसके आगे VES ऐड करेंगे तो शेल्फ्स, ये इसका प्लूरल बन जाएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 5 है। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई वर्ड आते हैं तो इस एफ और एफ ई को रिमूव करके हमें उसके प्लेस पे VES ऐड करके और हम उसका प्लूरल बनाते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है और आप इस रूल को अच्छी तरह से एक बार समझ लीजिए। नेक्स्ट वन, जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में एफ या एफ ई होता है पर फिर भी हम उसके आगे VES ना लगाकर एस लगाते हैं, तो वो वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये हमें माइंड में रखना है। देखिए PRFF प्रूफ। अब इसमें भी एफ है पर इसके आगे VES ने लगाकर इसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, ओनली एस ऐड करके, प्रूफ, प्रूफ्स, हुफ, हुफ्स, चीफ, चीफ्स, सेफ, सेफ्स। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिसमें ये वाला रूल हम अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये हमको स्पेशली अपने माइंड में रखना है। अब हमारा रूल नंबर 6, जिन वर्ड्स के लास्ट में ओ होता है तो उसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं। उसका प्लूरल बनाते समय हमें ES यूज़ करना है। जैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके आगे ओ होता है, आपको ये माइंड में रखना है कि अगर लास्ट में ओ है तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा, ES ऐड कर। अब देखिए टोमेटो, TOMATO, टोमेटो, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग इसके लास्ट वाला लेटर इसका ओ है तो इसका प्लूरल बनाते समय इसके आगे हम ES ऐड करेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं, पोटैटो, इसका भी लास्ट लेटर ओ है तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, इसके आगे ES ऐड करके। अब नेक्स्ट वन देखें, HERO हीरो। हीरो में भी लास्ट लेटर ओ है तो ओ के आगे बाद हम ES इसके ऐड करके इसका प्लूरल बना लेंगे। उसके बाद मैंगो, मैंगो के आगे ES ऐड करके और मैंगोज़, इसका प्लूरल बना लेंगे। तो आज हमने अभी तक 3 रूल देख लिए हैं। फर्स्ट रूल हमने देखा था कि एफ या एफ ई होने पर एफ और एफ ई को रिमूव करके VS ऐड करके बनाते हैं। फिर सेकंड जो रूल हमने देखा था कि एफ और एफ ई होते हुए भी हम उसके आगे सिर्फ एस लगा के बनाते हैं। वो सारे वर्ड्स भी आपने अच्छे तरीके से देख लिए हैं। अब ये देखिए कि जिसके लास्ट में ओ आता है, जो ओ लेटर से फिनिश होता है जो वर्ड, तो उसके लास्ट में हम ES लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। तब हम ये देखिए, और हमारा नेक्स्ट रूल कौन सा है कि अगर कोई भी वर्ड शॉर्ट फॉर्म में हो या फिर हमारा इंडियन वर्ड नहीं हो, है ना, किसी फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड अगर हम अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करते हैं तो वो फॉरेन वर्ड हो गया। तो अगर उस वर्ड का अगर हमको प्लूरल बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे। देखिए जैसे RADIO, अब इसमें भी आप कहेंगे ओ तो इसके अंदर भी आ रहा है पर ये इस रूल से नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ एस ऐड करके हम इसका प्लूरल बना सकते हैं।
जैसे इसमें भी एफ और एफ ई वाले हमने 2 रूल्स देखे हैं, तो उसी तरह से इसमें ओ वाले भी 2 रूल है, पर इसमें ये ध्यान में रखना है कि ये इंडियन वर्ड्स है और ये इंडियन वर्ड्स नहीं है, ये फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, इसलिए हम इसके अंदर ये वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे और इसके अंदर सिर्फ एस लगाकर इनका प्लूरल हम बनाएंगे। जैसे रेडियो के आगे सिर्फ एस ऐड किया, रेडियोज़, पियानोज़, ये सारे फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, इसलिए ये वाला रूल हम इस पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। फोटो के आगे हम एस लगाएंगे, फ़ोटोज़, किलो, किलोज़। तो ये दोनों रूल में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ऊपर वाले दोनों रूल में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट रूल नंबर 7 देखिए, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे आप ई एन या ई आर एन ऐसे जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। ये सिंपली आप हर क्लास में ये वर्ड हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, CHILD चाइल्ड, और इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो इसके आगे हमको REN ऐड करेंगे, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। नेक्स्ट वन देखेंगे ऑक्स का प्लूरल बनाएंगे तो इसके आगे हम EN यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा ऑक्सन। तो ये डिफरेंट वर्ड्स है थोड़ा, जो आपको अपने माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर कोई कंपाउंड वर्ड्स है तो उसके आगे एस लगाकर हम इसके प्लूरल बनाएंगे। जैसे फादर इन लॉ, ये कंपाउंड वर्ड्स है, फादर इन लॉ, ये 3 वर्ड्स ऐड होके अलग अलग वर्ड और न्यू वर्ड बनाते हैं, उनको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो कंपाउंड वर्ड के फादर्स इन लॉ, इसका प्लूरल ऐसे बनेगा, फादर्स इन लॉ। उसके बाद ये देखिए कमांडर इन चीफ, तो इसका प्लूरल बनाएंगे कैसे? कमांडर्स इन चीफ। तो एस सिर्फ इसमें ऐड होगा, इस वाले वर्ड में यूज़ होगा, इधर यूज़ नहीं होगा। उसके बाद देखिए इसमें थोड़ा चेंज है, स्टेप डॉटर, तो इधर यूज़ करेंगे स्टेप डॉटर्स, इसमें पीछे वाले वर्ड में एस यूज़ हो रहा है डॉटर्स में। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टेप फादर, तो इसका प्लूरल बनेगा स्टेप फादर्स। तो आपको ये डिफरेंट कुछ वर्ड्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 9 कि जो प्रोनाउंस होते हैं उनके सिंगुलर से प्लूरल में हम चेंज किस हिसाब से करते हैं। देखिए आई, अगर वर्ड है आई तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? आई का प्लूरल होगा वी। ये किसी रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, आपको इनको ऐसे ही लर्न रखना है और सीखना है। मी का बनेगा अस, माई, इसका प्लूरल हो जाएगा आवर्स, माई सेल्फ का हो जाएगा आवर सेल्फ्स, एंड इधर देखिए ही, शी, इट। कॉमनली अगर इन 3 का प्लूरल सिमिलर होगा दे। उसके बाद हिम और हर, इन दोनों का भी कॉमनली देम होगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखिए हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इन दोनों का होगा देम सेल्व्स। हिज और हर, इन दोनों का होगा देयर। तो ये कुछ ग्रुप में वर्ड्स दे रखे हैं पर इनके प्लूरल 1 ही दे रखे हैं, तो आपको इनको अच्छे से देखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 10, यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके सिंगुलर वर्ड और प्लूरल दोनों सेम वर्ड होते हैं और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। हम दोनों वर्ड को सिंगुलर में भी वही वर्ड यूज़ करते हैं और प्लूरल में भी वही वर्ड यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम ये कौन कौन से वर्ड्स हैं। DER डियर, इसका सिंगुलर फॉर्म भी यही होगा और अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे तो भी इसका वर्ड DER डियर ही होगा, इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट देखते हैं FISH फिश, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है तो भी ये फिश होगा और अगर इसको हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे तो भी ये फिश ही होगा। सो डियर स्टूडेंट, तो आज हमने देखिए कितने सारे, टोटली हम इस पूरे चैप्टर में 10 रूल्स लर्न कर चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब आपको इन रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो करना है। आप वर्ड्स सिर्फ जो डिफरेंट है, जो किसी रूल से नहीं बन रहे हैं, आपको बस वही ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप सारे रूल्स लर्न कर लेंगे तो आपको ये वर्ड्स बार बार लर्न नहीं करने पड़ेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, इसको नोटबुक में लिखकर चैप्टर का टॉपिक डाल के और इसको नोटबुक में अच्छे से अरेंज करके और लर्न करिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम मैंने आपको उसमें पढ़ाया था फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो भी किससे, बोर्ड मास के थ्रू करवाया था। जैसे ब्रैकेट सॉल्व करते, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्टेप बाय स्टेप करके मैंने आपको करवाया था। तो मैंने कहाँ तक, मैंने 4th तक क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। अब हम नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन।
मतलब इसमें क्वेश्चन सब सेम ही है, पर ये क्या थोड़े मतलब स्टेप, मतलब एक एक स्टेप बढ़ रही है। जैसे पहले क्या था, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना था, जैसे कोई भी 2 फ्रैक्शन दे रखी होती है उसमें हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइड वाला आया, फिर उसमें क्या थोड़ा ऐड हुआ, मतलब उसमें 2 डिवाइड आ गए तो 1 मल्टीप्लाई आ गया, फिर किसी में 3, किसी में एडिशन आ गई, तो किसी में मल्टीप्लिकेशन के साथ डिवाइड आ गया, एडिशन आ गई, तो उसको हमने कैसे सॉल्व किया, किसी में ब्रैकेट आ गया। तो ये एक एक स्टेप मतलब हर क्वेश्चन में इंक्रीज हो रही है। तो आपको किस टाइप से इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको 4th तक बताया था। अब 5th में देखो, अब 5th में क्या होता है, 5th वाला जो क्वेश्चन है उसमें ब्रैकेट भी आ रहे हैं। अब ब्रैकेट के अंदर आपके इसमें एलसीएम मीन्स प्लस और माइनस आ रहा है, तो प्लस और माइनस है तो डिफरेंट डिनोमिनेटर, तो उसमें आपको डिवीजन, इसमें आपको एलसीएम लेने की भी ज़रूरत है। मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में बताया था कि एलसीएम किस टाइप से लेना है, क्या वो प्रोसेस पूरी, ठीक है। और उसके बाद ऑफ का यूज़ भी कहाँ हो रहा है, तो ऑफ को कैसे यूज़ करना, ऑफ को पहले यूज़ करना है डिवीजन से पहले, ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना, सब मैंने आपको उसमें क्वेश्चन 4th तक मैंने आपको करवाए थे, उसमें सब स्टेप बाय स्टेप बताए थे। तो 5th क्वेश्चन जो है, अब 5th क्वेश्चन देखना, आपके 5th में ए वाला क्वेश्चन देखना, क्लियर। अब जैसे ए है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, 1/2 प्लस 1/3 ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/6, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है जैसे, अब इसमें हमें क्या करना, फर्स्ट वी सॉल्व ब्रैकेट, बहुत सारे ब्रैकेट, बीच में कौन सा साइन है, डिवाइड का, तो हमें पहले क्या करना है, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। अब ब्रैकेट को सॉल्व किया, सबसे फर्स्ट इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर देखना ही है आपको, अगर सेम होता तो हम डायरेक्ट न्यूमरेटर प्लस कर देते, बट यहाँ पर डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो क्या है, 2 और 3 का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम तो सबको आता ही है, 2 और 3 का एलसीएम 6, क्लियर। अब टू वही कौन सी प्रोसेस करनी है, डिवाइड वाली, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, 2 के टेबल में 6, 3 टाइम 3 × 1 3 प्लस, अब इसको शो भी कर सकते हो 3 × 1, ऐसा अगर आपको करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। 3 के टेबल में 6 2 टाइम, टेबल इसका बोलना है, इसका नहीं, क्योंकि 6 के टेबल में 3 नहीं आ सकते, बट 3 के टेबल में 6 आ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2, 3 के लिए 2 और 2 × 1 2, ठीक है। और जब तक सॉल्व नहीं हो तब तक ब्रैकेट क्लोज नहीं करना, तब तक ब्रैकेट आपको रिमूव नहीं करना है। डिवाइड, अब यहाँ पर 4 और 6 का एलसीएम 12, ठीक है। 4 और 6 का एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया। यहाँ पर 4 के टेबल में 12 3 टाइम 3 × 1 3 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 के टेबल में 2, 4 के टेबल में 12 3 टाइम आते हैं और 3 का टेबल 1 टाइम बोलोगे 3 माइनस 6 के टेबल में 12 2 टाइम आते हैं और 2 × 1 2, क्लियर। अब इसको फिर से सॉल्व करो, 3 + 2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आया, कॉमन कर लिया, 5/6। अब ये सॉल्व हो गया तो इसको ब्रैकेट रिमूव, डिवाइड का साइन आ गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, 1/12 और 1/12 आ गया। अब यहाँ पर डिवाइड है, अब डिवाइड है, मैंने आपको बताया था कि डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, तो आगे के स्टेप में यही लिख रही हूँ, 5/6 × 12/1, 12/1 किया। अब यहाँ पर 6 के टेबल से मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाते हैं, चाहे क्रॉस में हो चाहे ऊपर नीचे हो, तो उस टाइप से आपको काटना है। अब देखना है कि 6 के टेबल में 12 कट रहा है, सेम टेबल से ही कट रहा है डायरेक्ट, यूँ नहीं कि आप 2 के टेबल से काटो, 3 के टेबल से काटो, जब डायरेक्ट 6 के टेबल से 12 कट रहा है तो आप क्यों 2 स्टेप ज़्यादा यूज़ करो, तो डायरेक्ट 6 के टेबल से 2, तो ये आ गया। अब देखना यहाँ तो 1 × 1 1 ही रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 × 2 5 × 2 10। अब यहाँ पर 10 है, अब यहाँ पर भी जैसे डिनोमिनेटर भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1। अब हमेशा ध्यान रखना कि फ्रैक्शन में जब भी डिनोमिनेटर में कोई डिजिट आती है तो उसको तो आपको लिखना ही है, कंपलसरी है, बट जैसे 1 आता है डिनोमिनेटर में अगर 1 आता है तो उसको लिखना नेसेसरी नहीं है। अगर यही 1 न्यूमरेटर में आता है, जैसे आता है 1/10, तो इट्स नेसेसरी, ये आप ज़रूरत है। जैसे 1/10 आता है तो आपको 1/10 लिखना, वहाँ पर डायरेक्ट 10 नहीं लिखना है। और जब डिनोमिनेटर में अगर 1 आ जाता है तो आपको उसको लिखना ज़रूरी नहीं है, 1, ठीक है, और 10 तो लिखना ही है आपको। तब इसका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा 10, क्लियर। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। यस, अब नेक्स्ट देखना,
मैं आपको लास्ट टाइम पे मैं आपको होमवर्क दे दूँगी। जैसे क्वेश्चन नंबर, अब आप नेक्स्ट देखो जी वाला 2/5 ऑफ, बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी, ठीक है। 2/5 ऑफ ब्रैकेट में है 1/7 माइनस 1/12 ऑफ 1 with 2/5। अब ये सॉल्व करना है आपको। यस इसे क्वेश्चन है आपके जी 2/5 ऑफ 1/7 माइनस 1/12 ऑफ 1 with 2/5। अब ये क्वेश्चन है आपके, इसमें दो साइड ऑफ है बट यहाँ बीच में क्या दे रखा है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट दे रखा है तो ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करेंगे। 1 2 2/5, सॉरी यहाँ पर 1 नहीं है, ओनली 7। यस इसको सॉल्व करेंगे 2/5। क्लियर, ऑफ के प्लेस पे अब इनटू कर लो, अब चेंज ब्रैकेट में। अब यहाँ पर देखना ब्रैकेट में फ्रैक्शन में सेम डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो डायरेक्ट क्या लेना है आपको, एलसीएम। तो 7 और 12 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 84। अब 7 के टेबल में 84 आपको करना है, डिवाइड करना है तो 12 इंटू 1 माइनस, ठीक है 12 इंटू 1 क्या 12 माइनस 12 के टेबल में 84 डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 7 टाइम, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, और यहाँ पर ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन और इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा आपके 7/5। क्लियर। अब यहाँ पर जब तक आपके ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो आपको ब्रैकेट रिमूव नहीं करना है यहाँ से, तो 2/5 इंटू 12 माइनस 7 यहाँ पर आपको माइनस करना है तो 5/84, ठीक है, इंटू अब ये सॉल्व हो गया है तो ब्रैकेट रिमूव और 7/5। अब ये तीनों मल्टीप्लाई में ही है तो डायरेक्ट अगर जो कट रहा हो उसको काट दो, अदरवाइज एज इट इज़। अब क्या क्या कट रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सबसे फर्स्ट 5 से 5 कट रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट रहा है क्योंकि ये दोनों डिवाइड की फॉर्म में ही क्रॉस में है, बट इसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, 5 इंटू 5 क्रॉस में है तो ये क्या हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो 5 से 5 ये कट गया, देन 2 और 5 तो नहीं कटेगा, अब 7 और 84, 7 और 84 भी कट रहे हैं 12 टाइम। तो अब देखना, और 2 और 12 ये भी सॉल्व हो रहा है तो 2 के टेबल में 12 6 टाइम। अब देखना न्यूमरेटर में आपके क्या क्या रिमेंड रह गया, नथिंग, कुछ भी नहीं है, ओनली 1 1 1, तो 1 इंटू 1 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, अपॉन यहाँ पर 6 और 5 इन सब मैंने आपको कहा था कि डिनोमिनेटर ऑलवेज मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 30 और 30 इंटू 1 क्या हो जाएगा 30, तो इसका आंसर आ गया 1/30। तो इस ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर जी था। क्लियर। अब आपके इसमें मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे देती हूँ, फिर नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी इसके। जैसे सम्स तो बहुत कर लिए हैं, अब थोड़ा होमवर्क आप नोट कर लो इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक तो बी वाला करना है, क्लियर, उसके बाद आपको एफ करना है, एफ के बाद आपको आई के बाद जे, भाई 4 क्वेश्चन आपको इसमें आज का होमवर्क है आपके, ठीक है। नेक्स्ट में आपको अब इसमें नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है वर्ड प्रॉब्लम, मतलब फ्रैक्शन के बेस पर वर्ड प्रॉब्लम भी है जिसमें आपको पता आइडेंटिफाई करनी है कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे डिवाइड करना है, ये तो मैं आपको इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे मेडिवियल इंडिया। मेडिवियल इंडिया के अंदर मैंने आपको भारत अपने देश के जो नाम पढ़े थे अलग अलग, वो किस किस बेस पे हुआ था, उसका जोग्राफिकल फीचर्स क्या था, उसके अलावा उसके सोर्सेस क्या थे, ये सारी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर मैंने आपको आर्कोलॉजिकल और ये सोर्सेस बताए थे, 2 प्रकार के सोर्सेज दे रखे थे, लिटरेरी सोर्सेस और ये आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। उसके अंदर मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए थे।
बिल्डिंग्स, न्यूमिस्टिमेटिक एविडेंस, एपिग्राफी और आर्टिस्टिक मूवमेंट्स। अब उसमें भी मैंने आपको 3 बता दिए थे, मोनूमेंट्स, कॉइन्स, लास्ट अपने एक बच गया था पेंटिंग्स, उसकी यहाँ से अपन कंटिन्यू करेंगे। पेंटिंग्स के थ्रू भी आप लोगों को क्या क्या पता चलता है ये भी मैंने आपको बता दिया था, फिर से मैं इसको कंटिन्यू करने के लिए एक बार इसको ले लेती हूँ साथ में। पेंटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, दे टेल अस अबाउट द कस्टम, रूलर्स एंड सोशो पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीरियड। अर्लियर पेंटिंग्स डिपिक्टेड द रिलीजियस बिलीव्स ड्यूरिंग मुगल्स पेंटिंग वर अ ब्लेंड ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल। मैंने आप लोगों को बताया था कि पेंटिंग्स के थ्रू भी पेंटिंग्स में किस किस प्रकार की पिक्चर शो होती है उसके थ्रू हम आइडिया लगा सकते हैं कि पहले हमारे पास्ट में क्या क्या होता था और कैसे कैसे हमारे रीति रिवाज थे, कैसे हमारे रूलर्स थे, कैसे हमारा सामाजिक राजनीतिक जीवन था, उससे हम सारी चीज़ें पता लगा सकते थे। ये फर्स्ट जो सोर्स था वो यहाँ पे अपना फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट सोर्स आता है लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेज के अंदर मैंने आपको पहले से बता दिया था, इसके वापस 2 पार्ट कर रखे हैं, इंडिजिनियस सोर्सेज और फॉरेन सोर्सेज। इंडिजिनियस सोर्सेज का मतलब क्या होता है? स्वदेशी, जो अपने ही देश में निर्मित हुए हों, और फॉरेन जो विदेशी हो। ठीक है, फर्स्ट दे रखा है इंडिजिनियस सोर्सेज, दीज सोर्सेज वर क्रिएटेड विद इन द कंट्री। दे रखा है ऐसे सोर्सेज जो कहाँ पर बने होते हैं? अपने देश के अंदर। दिस इंक्लूड मैन्यूस्क्रिप्ट एंड क्रॉनिकल्स। इसके अंदर दे रखा है मैन्यूस्क्रिप्ट, पहले भी आ गया मैन्यूस्क्रिप्ट जिनको कह सकते हैं हाथ से लिखा गया हो, ऐसी स्क्रिप्ट। द मैन्यूस्क्रिप्ट वर मेनली रिटर्न ऑन पाम लीव्स। अब देखो मैन्यूस्क्रिप्ट जो लिखा गया था वो कहाँ और किसके ऊपर लिखा गया था? पाम लीव्स, क्लॉथ, ब्रिक, बार्क, ये सारी चीजें आप जानते हो। बार्क का मतलब होता है पेड़ की छाल, देखिए आपने बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसकी छाल के ऊपर। एंड लेटर ऑन पेपर एज वेल, धीरे धीरे किसके ऊपर लिखा गया? पहले बार्क के ऊपर लिखा गया था, लीव्स के ऊपर, इन सब के ऊपर, धीरे धीरे इसको पेपर के ऊपर भी लिखा गया था। द क्रॉनिकल्स वर द रिकॉर्ड ऑफ रूल ऑफ किंग्स एंड देयर किंगडम। अब क्रॉनिकल्स का मतलब मैंने पहले भी बता दिया आपको, कालक्रम के अकॉर्डिंग राजा और महाराजाओं का जो शासन था उसको क्रम के अनुसार लिखा जाता था। बार्ड्स, पोइट, बार्ड्स का मीनिंग एक को दे रखा है यहाँ पर, पोइट यानी कि जो कवि होते थे वो वर अपॉइंटेड बाय द किंग्स ऑफ फॉर दिस पर्पज। दे यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल द प्रोसीडिंग एंड द किंग्स कोर्ट, दिस गिविंग वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस पीरियड। देखो क्या दे रखा है, अब बाहर जो पोइट जो कवि नियुक्त करते थे, सभी राज दरबार में एक न एक कवि होते ही होता था, पहले ऐसा फिक्स था। अब वो कवि क्यों अपॉइंट करते थे कि उसका भी कुछ रिकॉर्ड, क्या दे यूज टू रिकॉर्ड ऑल द प्रोसीडिंग, यानी कि उनके राज्य के अंदर कौन कौन सी प्रोसेसिंग, इसका सिंपल मीनिंग लिखना हो प्रोसेसिंग लिख देना, प्रक्रिया, कौन कौन सी प्रोसेसिंग हो रही है राजा के दरबार में, कौन कौन सी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन यानी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस पीरियड। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब उनके प्रशासन की, यानी कि उस समय। तो वो कौन लिखता था? जो कवि होता था वो लिखता था। नॉर्मल कोई सेनापति होगा तो वो उसको लिखेगा नहीं, करेगा नहीं। तो इसके लिए किसको अपॉइंट किया जाता था? पोइट को अपॉइंट किया जाता था। द लैंग्वेज यूज्ड इन दिस क्रॉनिकल्स वर मोस्टली पर्शियन एंड तुर्किश। उस समय कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी? यूज्ड पर्शियन एंड तुर्किश। Hence, the indigenous sources reflect the lifestyle of rulers, their families, and wars which they fought. इसीलिए the indigenous sources reflect किसके बारे में बताते हैं? लाइफ स्टाइल्स ऑफ रूलर्स, राजा महाराजाओं की जो जीवन शैली थी उसके बारे में, उनके परिवार के बारे में, एंड वार्स विच दे फोर्ट, किस किस के बीच में कब कब क्यों। पहले राजा महाराजा क्या करते थे? युद्ध करते थे। किसके लिए? अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वो आपस में युद्ध ही करते रहते थे। तो इन सब चीजों के बारे में हमको कैसे पता चलता है कि ये सब लिखा हुआ है, और लिखा हुआ किसके अंदर आएगा? लिटरेरी सोर्सेज के अंदर आएगा। अब यहाँ पर कुछ फेमस क्रॉनिकल्स दे रखे हैं जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफीज ये सारी लिखी है। अब फर्स्ट दे रखा है राज तरंगिणी, ये अपने क्लास 6 में भी आया था। राज तरंगिणी बाय कल्हन, किसने लिखा था? कल्हन ने लिखा था। अ क्रॉनिकल ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के जो राजा थे उनके कालक्रम के बारे में। शाहनामा बाय फिरदौसी और हिस्ट्रियोग्राफी, शाहनामा भी एक बुक का नाम है, इसको किसने लिखा था? फिरदौसी ने लिखा था। ये हिस्ट्रियोग्राफी यानी कि इतिहास से रिलेटेड एक बुक है, यानी कि उसके इतिहास से रिलेटेड पूरा लिखा गया था। तुजुके बाबरी और बाबरनामा बाय बाबर, यानी कि इन दोनों बुक्स को किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था। एंड ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है अपने जीवन के बारे में लिखना। अकबरनामा एंड आईने अकबरी बाय अबुल फैजी, अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फैजी ने। डिस्क्रिप्शंस ऑफ अकबर्स लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, किसके बारे में लिखा है? अकबर की जीवन पद्धति और उसकी प्रशासन व्यवस्था, यानी कि उसकी गवर्नमेंट कैसे किस प्रकार से काम करती थी।
पृथ्वीराज रासो बाय चंद्र बरदाई, ये किसने लिखा है? चंद्र बरदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो गिव्स एन अकाउंट ऑफ लाइफ ऑफ द फेमस राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान, यानी कि राजपूत रूलर आप लोगों नाम सुना है पृथ्वीराज चौहान का, इस आप लोग सीरियल्स भी देखते होंगे, तो उसके बारे में लिख रखा है। अब ये जो 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, 5 पॉइंट्स से क्वेश्चन बनते हैं, बुक का नेम और ऑथर का नेम। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे लिखते हैं। क्या करना है आपको? नोटबुक में नोट करना है इनको। राज तरंगिणी बाय कलहन, शाहनामा फिरदौसी, तुजू के बाबरी बाय बाबर और बाबरनामा बाय बाबर, अकबरनामा एंड आईने अकबरी अबुल फैजी, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, यानी कि बुक का नाम देन राइटर। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। मैच द फॉलोइंग के जैसे बनाओ या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के जैसे, ये कुल मिला के आपको लर्न करना है, ये आपके काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है अब फॉरेन सोर्सेस। अभी अपन ने जो बात की थी वो कौन से सोर्सेस थे? इंडिजिनियस सोर्सेस थे। अब अपन बात करते हैं फॉरेन सोर्सेस, कौन कौन से विदेशी लोग अपने भारत में आए थे या उन्होंने क्या लिखा था उसके बारे में। द अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स प्रूव्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी का मतलब ही होता है सामान्य लोगों का जीवन। सम ऑफ द वेल नोन ट्रैवलर्स वर, अब देखो फर्स्ट दे रखा है इब्न बतूता। क्या नाम दे रखा है? इब्न बतूता। A traveler from Morocco who wrote about मोहम्मद बिन तुगलक्स रूल इन हिज ट्रैवल गो रिहला। ठीक है, इसने किसके बारे में बताया? ये कहाँ का ट्रैवलर था? मोरक्को। हु रोट अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक रूल इन ट्रैवल गो रिहला, रिहला के शासन के बारे में इसने बताया था। नेक्स्ट आता है मार्को पोलो, द इटालियन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ द चाइनीज एम्पायर कबीलाई खान विजिटेड इंडिया इन 1292 AD and wrote an interesting account on social custom and tradition that were prevalent in South India। ये कहाँ का एम्बेसडर था? चाइनीज एम्पायर कबीलाई खान। ठीक है, एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। एक देश से दूसरे देश में जो एम्बेसडर अपॉइंट करते हैं उसको एम्बेसडर यानी पहले भी करते थे और अभी भी अपने देश के एम्बेसडर एक देश से दूसरे देश में होते हैं। तो उसने किसके बारे में लिखा था? साउथ इंडिया का जो कस्टम और ट्रेडिशन था उसके बारे में लिखा था। नेक्स्ट आता है सर थॉमस रो एन एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट स्टेड एट कोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर जहांगीर। ये जो था वो कहाँ पर रुका हुआ था? मुगल एम्पायर था जहांगीर, किंग जेम्स फर्स्ट एन एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट, यानी कि एम्बेसडर किसका था? किंग जेम्स फर्स्ट, जो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार। डोमिंगो पीस ही वॉज अ पोर्टुगीज ट्रैवलर हु विजिटेड विजयनगर एम्पायर अराउंड द ईयर 1520। ये पोर्टुगीज ट्रैवलर था, ये विजयनगर एम्पायर में किसके आसपास? अराउंड द ईयर 1520 AD के आसपास आया था। अब्दुल रज्जाक ही वॉज अ पर्शियन, ये पर्शियन था। ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ शाहरुख, ये शाहरुख नाम है यहाँ पर, सीरियल आपने हीरो वाला मत समझ जाना तुम। द तैमूरिड डायनेस्टी रूलर ऑफ पर्शिया टू कलकत्ता इंडिया। The writing of this traveler are thus valuable and vital sources information about the medieval India। यानी कि जो भी ट्रैवलर्स आए थे, जो भी अपने देश में बाहर से लोग आए थे, ये सारे कौन से थे? फॉरेनर थे। जो जिन लोगों ने ये फॉरेनर सोर्स के बारे में लिखा था, तो इन लोगों ने वैल्यूबल का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण, और वाइटल सोर्सेस उसका मतलब भी इंपॉर्टेंट से होता है। इंपॉर्टेंट सोर्सेस और इम्पोर्टेंट ऐसी इंफॉर्मेशन दी जिससे हमें हमारे मध्यकालीन भारत के बारे में पता चलता था, और अभी भी पता चलता है कि हमारे मध्यकाल में किस प्रकार से लोग रहते थे, कैसा उनका कस्टम था, किस प्रकार की उनकी सोशो पॉलिटिकल लाइफ थी, सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपका और क्लियर हो जाएगा क्या है और क्या नहीं है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वैसे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन और सिंपल जो अपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपने वैसे भी वीडियो को ध्यान से देखा और मैंने जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन करने के लिए कहा है क्या, तो आपको बड़े क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। आप अपने नोटबुक में जितने क्वेश्चन आंसर आप सेल्फ कर सकते हो, आपको रिटर्न वर्क करना है उसका। जब भी अपने स्कूल से ओपन होंगे जब भी, तब उसको चेक किया जाएगा। तो ऐसे मत समझना खाली वीडियो देख लिया और उसको छोड़ देते, इसके क्वेश्चन आंसर हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। जितने क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो, अगर सारे कर सकते हो तो आपको सारे अटेंड करने हैं। और ये लेसन अपना यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स लेसन फर्स्ट जो चल रहा है उसका पार्ट 4 कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 3 तक मैंने पढ़ा है आपको। 3rd में पढ़ा था लीव्स द फूड फैक्ट्री या किचन।
किचन ऑफ द प्लांट जिसको बोलते हैं वो लीव्स होता है हमारा, ठीक है। ये चीज़ पढ़ी थी, उसके बाद का आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको ये रिएक्शन बताई थी, उसके बाद बताया था प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है ऑल्सो नोन एज फूड मेकिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस को और क्या बोलते हैं? फूड मेकिंग प्रोसेस। फूड बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। मैंने लास्ट यहाँ तक रीड किया था, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था, आज डिटेल में पढ़ेंगे। The chemical energy is stored in the food that is prepared for photosynthesis. The leaves need water from the soil and carbon dioxide from the air. Air से वो CO2 लेता है और वाटर कहाँ से लेता है? वो सॉइल से। किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू। तो ये चीज़ हो गई। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स, कैरी टू द स्टेम एंड फाइनली टू द लीव्स थ्रू वाटर कंटिन्यूस टिश्यू। और एक टिश्यू का नाम बताया था जाइलम वेसल। बहुत ही शॉर्ट में उस दिन ये बताया था कि किसी भी प्लांट के सेक्शन को देखो, सेक्शन दैट मीन्स नीचे कोई रूट है, उस रूट से पानी ऊपर चढ़ रहा है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि बिना मोटर के पानी ऊपर कैसे चढ़ जाता है। आपके घर में कहीं पर भी वाटर सप्लाई एक जगह नीचे हो रही है, ठीक है, नीचे वाला पानी जो रूप के टॉप पे जो टंकी बनी हुई है या जो भी स्टोरेज टैंक बना हुआ है, वहाँ पे पानी कलेक्ट कैसे होता है? तो एक मोटर के थ्रू चढ़ता है। बिना मोटर के पानी इतना हाई लेवल पे या इतना हाइट पे नहीं चढ़ पाता। यहाँ पर प्लांट की बात करें तो आपको भी दिमाग में लगे क्वेश्चन अराइज होगा कि बिना मोटर के या बिना किसी ऐसे चीज़ के पानी के ऐसे कैसे किसी प्लांट में पानी ऊपर चढ़ जाता है। जैसे एक प्लांट को देखें ना हम, तो ये प्लांट इतनी साइज़ का होता है नॉर्मली, या फिर छोटा प्लांट भी ले लो आप, तो वो भी प्लांट बड़ा सा होता है, उसमें कैसे पानी ऊपर चढ़ता है? तो होता क्या है, ये जो रूट से लेकर, रूट्स तो सॉइल में, और ये पोर्शन क्या है इसका? स्टेम, और ये लीव्स है। यहाँ से पानी नीचे से जाएगा और ऊपर लीव्स तक पहुँचेगा। ये पहुंचने के लिए यहाँ पर इनके बीच में जो स्टेम यानी तने का पोर्शन जो होता है, उस पोर्शन में बहुत छोटी छोटी सेल्स होती है। सेल तो पता है आपको, सेल से ही टिश्यू बनता है। मतलब ये कि किसी भी लाइफ को सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म बनना शुरू करता है तो उसमें सबसे पहले एक सेल बनती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे ह्यूमन ले लो, प्लांट ले लो, एनिमल ले लो, हमारा भी फॉर्मेशन अगर हुआ होगा सबसे पहले जब हम बने होंगे, तो हमारे लिए भी एक छोटी सी सेल सबसे पहले बनी होगी, एक सेल। उस सेल में डिवीजन होके 2 सेल में बन गई होगी, वो 2 सेल से 4 सेल, तो ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो सेल सबसे बेसिक यूनिट होती है लाइफ को ओरिजिन करने की, ठीक है। तो अब मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे भी क्या होती है? सेल्स होती है। एक सेल नहीं होती, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल होता है। जब ग्रुप ऑफ सेल यानी बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ जाती है तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू आपस में जुड़ गए। अब ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन, एक ऑर्गन बनेगा, यानी एक अंग बनेगा, ऑर्गन। जैसे हमारा किडनी होता है, हार्ट होता है, लंग्स होता है, ये सब क्या है? ऑर्गन है। तो एक सेल से 2 सेल, बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ गई तो टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू आपस में जुड़ गए तो ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन से बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में मिलके काम करते हैं तो उसको पूरा बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये सब में होता है, एनिमल में कहो चाहे प्लांट में कहो। हम क्योंकि प्लांट की स्टडी कर रहे हैं तो प्लांट में एक सेल होती है, एक टिश्यू होता है जिसका नाम है जाइलम वेसल्स। वेसल्स का मतलब होता है ट्यूब, यानी एज अ ट्यूब ये जो जाइलम नाम का टिश्यू होता है ना, ये एज अ ट्यूब की तरह काम करता है। ट्यूब की तरह मतलब ये कि यहाँ पे जो पानी आ रहा है वो पानी ऊपर तक जाएगा, लीव्स तक, तो वो किसके थ्रू जाएगा? तो वो जाइलम के वेसल्स के थ्रू जाएगा। आप एक शॉर्ट में नोट्स में अपने नोट्स की नोटबुक में लिखो पेंसिल से कि वाटर के प्लांट के अंदर एक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू के आगे आप लिखोगे जाइलम। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू के आगे क्या लिखोगे? जाइलम। और फिर लिखोगे आप फूड कंडक्टिंग टिश्यू, यानी फूड यानी मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स, कोई न्यूट्रिएंट्स या कोई मिनरल होगा तो उसको कंडक्ट करने वाला कौन होगा? फ्लोएम। जाइलम नाम का टिश्यू प्लांट में वाटर को सप्लाई करता है, एज वेल एज फ्लोएम नाम का टिश्यू, यहाँ पे आया है नाम, इसका नहीं आया है तो आप लिख दो कि फ्लोएम नाम का टिश्यू फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम नाम का टिश्यू यहाँ से ले करके वाटर को कहाँ पहुँचाएगा? यहाँ पे। और फ्लोएम नाम का टिश्यू यहाँ पर बने हुए फूड को, क्योंकि फूड कहाँ बनता है? लीफ में बनता है, तो लीफ में बने हुए फूड को वो नीचे तक भेजेगा। रूट्स को भी फूड की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो वो आगे काम करेगा। तो यहाँ पर बने हुए फूड को रूट तक पहुँचना है तो वो कौन से टिश्यू के थ्रू पहुँचेगा? फ्लोएम।
यहाँ से फूड को यहाँ पहुँचने में फ्लोएम टिश्यू काम आता है, लेकिन यहाँ से वाटर को लीव्स तक पहुँचना है टॉप पे जो लीव्स है वहाँ पर भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे जो लीव्स है वो रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, नहीं। अगर लीफ सरफेस पर पानी गिरता भी है तो वो पानी नीचे गिर जाता है, वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो इसका ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो लीव्स है वो पानी कहाँ से खींच रही है, तो वो पानी यहाँ से खींच रही है। किसके थ्रू खींच रही है, तो वो है जाइलम वेसल्स। एग्जाम्पल ले लो, एक स्ट्रॉ की जो नली होती है ना, जैसे ट्यूब, वो ग्लास में डालकर हम जूस को पी लेते हैं, तो ये यहाँ पे स्ट्रॉ की तरह काम करता है। जाइलम वेसल्स जो ट्यूब होती है वो स्ट्रॉ की तरह काम करके नीचे से पानी को ऊपर की तरफ सप्लाई करेगा। These vessels are present throughout the plant body as series of water pipes. सीरीज, बहुत सारे वाटर पाइप आपस में जुड़ करके क्या बना देंगे, जाइलम वेसल्स बना देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। These vessels are present throughout the plant body, मतलब ये कि ये वेसल्स जो होती है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ रूट में, वो हर जगह पे। आपने एक लीव्स को देखा होगा, ये स्ट्रक्चर देखो, ये लीव्स का स्ट्रक्चर आपकी बुक में दे रखा है, मैं बनाऊँ उससे बेटर यहाँ दे रखा है। इस लीव के स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा, आप ऐसे उसको लीव को लाइट में रख के देखते हो ना, तो उसको आपको बीच में एक वेन दिखाई देती है। वेन यानी एक पतली सी लाइन दिखाई देती है, मेन लाइन। जो मेन लाइन होती है उसको बोलते हैं मिड वेन या फिर बोलते हैं मिड रिब। बीच वाली एक नली होती है, उसके साइड में बहुत सारी ब्रांचेस जैसी नलियाँ होती है। तो वो जो ब्रांचेस होती है वो ब्रांच नहीं होती, वो क्या होती है, वेसल्स होती है। छोटे छोटे वाटर के पाइप्स या छोटे छोटे वाटर के ट्यूब्स लगे होते हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, पहुँचाते हैं, ठीक है। तो नीचे से जो पानी आ रहा है वो जाइलम वेसल्स के थ्रू रूट से स्टेम में जा रहा है, स्टेम से लीव में जा रहा है, लेकिन लीव में जाने के लिए उनको वाटर सप्लाई कौन करता है, यहाँ पर जो प्रेजेंट होती है साइड वेन्स, वो इसका ट्रांसपोर्टेशन करती है ताकि पानी पूरा लीव की सरफेस तक फैल जाए। वाटर पाइप्स फ्रॉम रूट टू लीव्स, स्मॉल एरेटिंग पोर्स प्रेजेंट इन द लीव कॉल्ड स्टोमेटा। अब आपने किसी भी लीव को उठा के देखा होगा, उसमें लाइट में रख के देखो तो उसमें डॉट्स दिखाई देते। वो डॉट्स क्या होते हैं, लीव्स के पोर्स होते हैं। पोर्स यानी होल्स, यानी छेद होते हैं। उन छेद को हम होल्स नहीं बोलेंगे, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको हम बोलेंगे स्टोमेटा। लिखा है यहाँ पे स्मॉल एरेटिंग पोर्स, छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं लीव की सरफेस पर, दैट्स कॉल्ड स्टोमेटा, अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू पास इन एंड ऑक्सीजन टू बी रिलीज्ड आउट। मतलब ये कि प्लांट की लीव्स में छोटे छोटे जो पोर्स बने होते हैं डॉट, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। और उन स्टोमेटा का काम है कि बाहर से आने वाली CO2 को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड टू पास इन मतलब इनसाइड, अंदर लेना, एंड ऑक्सीजन टू बी रिलीज्ड आउट, और अंदर बनी हुई ऑक्सीजन को वो वापस क्या कर देते, इसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलते। अब आइए देखते हैं कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमने जिसको बोल दिया कि लीव के ऊपर छोटा सा होल होता है, अब वो होल नहीं होता। वो होल का स्ट्रक्चर अगर मैं उसको उठा के माइक्रोस्कोप में आपको देखोगे तो आपको माइक्रोस्कोप में होल नहीं दिखेगा, आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो दो होती है, ये होती है गार्ड सेल। ये दोनों क्या है, 1 और ये 2, ये दोनों गार्ड सेल है जो कि ऐसे अटैच है। इनके बीच में ये स्टोमेटा है, स्ट्रोमा यानी स्टोमेटा। यहाँ से क्या होता है, ओपनिंग होती है। अगर ये पोर्शन खुल जाता है, ये और ये वाला, तो ये ओपन स्टोमेटा कहलाता है। ये जो सेल्स है साइड वाली, वो एपिडर्मल सेल है जो इसको क्या कर रही है, गार्ड सेल तो इसको प्रोटेक्ट कर रही है, एपिडर्मल सेल इसको डर्मा यानी प्रोटेक्शन स्किन दे रही है, ठीक है। तो ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से अगर इनके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाता है, यानी कि ये जो दो लगे हुए हैं, ये और ये, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस बन जाता है। ये जो दो सेल होती है डम्बल शेप की होती है, डम्बल शेप। तो ये जब दूर दूर हो जाती है तो यहाँ से O2 CO2 अंदर जाती है, CO2 जो होती है वो अंदर जाती है और O2 यहाँ से बाहर निकलती है। तो ये स्टोमेटा होता है, ठीक है। अ लीफ एडोप्टेड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये किसका स्ट्रक्चर है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। लीफ का जो है उसको क्या किया है, उसने पतला थीन से थीन सेक्शन काटा है ब्लेड से, और कट करके उसको स्लाइड पे पुट करके उसको माइक्रोस्कोप में देखने पर लीफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब ये क्या है मैं बता देती हूँ। ये लीफ की सरफेस है, ये अपर सरफेस, ये लोअर सरफेस। इसको मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगी, आज के लिए ये डायग्राम समझते हैं। ये अपर सरफेस, ये लोअर सरफेस, इनके बीच में ऐसे टिश्यूज होते हैं। ये क्या है, अपर एपिडर्मिस, डर्मिस यानी स्किन, ये ऊपर वाली एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। ये जो लिखा है ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। ये जो लंबे लंबे टिश्यूज लगे हुए, ये सेल नहीं है, ये टिश्यू है, क्योंकि ग्रुप में। तो
तो इनको बोलते हैं पेलिसेड, मीजोफिल। मीजोफिल टिश्यू, ये टिश्यू का नाम है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद है स्पॉन्जी मीजोफिल, ये जो स्पंजी जैसा होता है इसलिए इसको नाम देते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल। और फिर होता है नीचे लोअर एपिडर्मिस, ये लिखा है यहाँ पे वेन्स, गार्ड सेल और स्टोमा। ये देखो यहाँ पे ये जो चीज़ बनी हुई है वो क्या है, स्टोमा। स्टोमा यानी स्टोमेटा, जहाँ से CO2 अंदर जाएगी और O2 बाहर निकलेगी। और ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, वेन्स का। यानी ये कि ये जो ग्रीन कलर का बना हुआ है, आप इसको मान लो कि ये जाइलम का काम कर रही है, जिससे ये पानी को पहुँचा रही है। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दे रखा है, आपको लगेगा ये क्या है, तो ये छोटी छोटी पाइप से ट्यूब है जिनके से पानी अंदर जा रहा है। और ये ऊपर वाला टिश्यू जो होगा वो होगा फ्लोएम। फ्लोएम यानी फूड कंडक्टिंग टिश्यू, जो लीफ में बने हुए खाने को नीचे रूट तक भेजने वाला। ये हो जाएगा। अब ये बोल रहा है लाइफ विदाउट ग्रीन प्लांट्स, नो फोटोसिंथेसिस, एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, देयर वुड बी नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अवर प्लैनेट वुड बी बैरन प्लेस। मतलब ये इमेजिन करो कि हमारी अर्थ सरफेस पर कोई प्लांट ही नहीं है। अगर प्लांट नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो उसके अंदर O2, वो O2 को बाहर नहीं निकालेगा। अगर O2 को बाहर नहीं निकालेगा तो हम सब भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। हम बिना O2 के तो हम रह नहीं सकते। तो बिना, ये बोल रहा है कि अगर देयर वुड बी नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अवर प्लैनेट वुड बी अ बैरन प्लेस, हमारा जो प्लैनेट है वो अदर प्लैनेट की तरह ऐसा बन जाएगा जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो ग्रीन प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो O2 को निकालते हैं। दस फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट इन फॉलोइंग वेज। आगे मैं बताऊंगी कि नेक्स्ट हमारे लिए फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है। हम फोटोसिंथेसिस करके खाना खाते हैं ऐसा नहीं है, पर हमारा खाना या हमारा फूड है और हमारी जो O2 है वो फुल्ली इनके फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस पे ही डिपेंड होती है। इसीलिए कहते हैं कि ग्रीन प्लांट्स को लगाओ, इनको कट डाउन नहीं करना चाहिए। मैं आगे की क्लास में और डिटेल में बताऊंगी कि फोटोसिंथेसिस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसके कुछ रीज़न बताएंगे। थैंक यू।